दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों टीजीटी पीजीटी भारतीय इतिहास रिमाइंडर श्रृंखला के अंतर्गत इस वीडियो में प्रस्तुत है प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित विविध प्रश्नों का वन लाइनर रिवीजन नोट्स, जो आपके आगामी परीक्षाओं जैसे टीजीटी पीजीटी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ के साथ विभिन्न परीक्षाओं के सामान्य अध्ययन के भारतीय इतिहास खंड के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित विविध प्रश्नों का वन लाइनर रिवीजन नोट्स। पहला प्रश्न है दोस्तों, कर्णावती नगर स्थापित किया गया था किसके द्वारा? तो उत्तर है चालुक्य वंश के द्वारा। दोस्तों आप जान लीजिए कि चालुक्य शासक कर्ण की रुचि निर्माण कार्यों में अधिक थी। उसने कर्णावती नामक नगर की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, कर्ण सागर झील का निर्माण किसने करवाया था? तो उत्तर है चालुक्य शासक कर्ण ने दोस्तों कर्ण सागर झील का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न, विविध ग्रंथ और उनके लेखकों का सुमेलन करना है। देखिए, पंच सिद्धांतिका के लेखक बाराहमिहिर हैं। काव्य मीमांसा राजशेखर की कृति है। विशुद्धि मग्ग ये बुद्ध घोष द्वारा लिखी गई है और कादंबरी बाण भट्ट की रचना है। अगला प्रश्न है, कलिंग तुप्पराणी का लेखक कौन था? आपको बताना है। तो उत्तर है जयगोंडन। दोस्तों कलिंग तुप्पराणी का लेखक जयगोंडन था। इसमें चोल सम्राट कुलोत्तुंग प्रथम के कलिंग विजय का उल्लेख है। और इसके अलावा आप जान लीजिए कि रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैत के प्रवर्तक थे और वह ऐसे वैष्णव संत थे जिनका भक्ति परंपरा पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा था। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रबंध चंद्रोदय किसकी रचना है? तो कृष्ण मिश्र की रचना है प्रबंध चंद्रोदय, और ये एक संस्कृत नाटक है। कृष्ण मिश्र चंदेल शासक कीर्तिवर्मन की राजसभा में निवास करते थे। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में, जो कि प्राचीन भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में कंचुकी नामक पद का प्रयोग किसके लिए होता था? तो उत्तर है अंतःपुर के प्रभारी के लिए। दोस्तों आप जान लीजिए कि प्राचीन भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में कंचुकी नामक पद अंतःपुर के प्रभारी के लिए प्रयोग किया जाता था। अगला प्रश्न है, खगोलीय प्रणाली पर आधारित एक लेख है क्या? तो पंच सिद्धांतिका, और इसके रचनाकार बाराहमिहिर हैं। आप जान लीजिए दोस्तों, पंच सिद्धांतिका जो है ये बाराहमिहिर की रचना है और ये खगोलीय प्रणाली पर आधारित ग्रंथ है। अगला प्रश्न है, हिंगलाजगढ़ प्रमुख केंद्र था किसका? तो परमार कला का प्रमुख केंद्र था दोस्तों हिंगलाजगढ़। याद रखिएगा, हिंगलाजगढ़ ये मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के भानपुरा तहसील में हिंगलाजगढ़ ये परमार कला का प्रमुख केंद्र था। यहाँ से 500 से अधिक परमार कलाकृतियाँ प्राप्त हुई हैं और हिंगलाजगढ़ मुख्यतः शक्तिपीठ था। यहाँ स्थित दुर्ग का नाम हिंगलाज माता के नाम पर रखा गया है। अगला प्रश्न दोस्तों, सही सुमेलन करना है। गिरिनार शिलालेख ये रुद्रदामन प्रथम से संबंधित है। नासिक शिलालेख पुलुवामी से, इलाहाबाद स्तंभ लेख समुद्रगुप्त से और भीतरी स्तंभ लेख स्कंदगुप्त से संबंधित है। अगला प्रश्न है, देखिए, नेति प्रकरण ग्रंथ किससे संबंधित है? तो आप जान लीजिए महात्मा बुद्ध के उपदेशों से। नेति प्रकरण एक बौद्ध साहित्य है जिसमें चिकित्सा से संबंधित विषयों का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, विक्रमांक देवचरित का लेखक कौन था? तो विक्रमांक देवचरित का लेखक बिल्हड़ था और इसमें कल्याणी के चालुक्य वंशी नरेश विक्रमादित्य छठवें का चरित्र चित्रण किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रबंध चंद्रोदय की रचना हुई थी किसके काल में? तो उत्तर है प्रबंध चंद्रोदय की रचना दोस्तों चंदेल शासकों के राज्यकाल में हुई थी और इसके रचयिता कृष्ण मिश्र हैं। और आप जानते हैं प्रबंध चंद्रोदय एक संस्कृत नाटक है। अगला प्रश्न है, जैन ग्रंथ कुवलय माला का लेखक कौन था? तो उद्योतन सूर्य। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। जैन ग्रंथ कुवलय माला के लेखक उद्योतन सूर्य हैं और इस प्राकृत ग्रंथ की रचना उद्योतन सूर्य ने जालौर में रहकर 8वीं शताब्दी में की थी, जो कि तत्कालीन राजस्थान के सांस्कृतिक जीवन की महत्वपूर्ण झांकी प्रस्तुत करता है।
अब आइए कुछ अन्य महत्वपूर्ण परीक्षोपयोगी तथ्यों को देख लेते हैं। उज्जैन, खजुराहो, कोणार्क और रामगढ़ में से मंदिर वेश्यावृत्ति का प्रमाण कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये कहाँ से? रामगढ़ गुहालेख से। अगला है कलिंग नरेश खारवेल की हाथी गुम्फा प्रशस्ति उत्कीर्ण की गई थी किस भाषा में? तो उत्तर है प्राकृत भाषा में हाथी गुम्फा प्रशस्ति की रचना हुई है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अमरावती का महास्तूप मूल रूप से स्थापित हुआ था कब? तो उत्तर है अशोक के शासनकाल में। नेचुरल हिस्टोरिका नामक ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया है? तो ये लैटिन भाषा में लिखा गया है। पुराण का धरण प्रकार की मुद्रा में धातु प्रयुक्त होती थी क्या? तो दोस्तों धरण प्रकार की मुद्रा में रजत यानी चांदी धातु का प्रयोग किया जाता था। अगला प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। वैष्णव, शैव, लिंगायत और शाक्त में से श्री चक्र किससे संबंधित है? तो उत्तर है श्री चक्र का संबंध दोस्तों शाक्त संप्रदाय से है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, सांची के मंदिर क्रमांक 17 के गर्भगृह का आकार कैसा है? तो ये वर्गाकार यानी चौकोर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भाषा, लिपि, अभिलेख और सिक्का में से आहत या पंचमार्क क्या है? तो पंचमार्क सिक्का होता था। अगला प्रश्न है, संस्थागार क्या होता था? तो दोस्तों बौद्धकालीन समय में संस्थागार सभा भवन होता था। हिरण्य स्तूप शब्द का प्रयोग सबसे पहले कहाँ हुआ है? तो याद रखिएगा, हिरण्य स्तूप शब्द का प्रयोग सबसे पहले ये दोस्तों ऋग्वेद में हुआ है। अगला प्रश्न है, यौधेयों, पार्थियनों, सातवाहनों और पश्चिमी क्षत्रपों में से पोटीन सिक्के किसने जारी किए हैं? तो सातवाहनों ने दोस्तों पोटीन सिक्के जारी किए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे ये, और आप जान लीजिए दोस्तों पोटीन सिक्के ये सातवाहनों के द्वारा जारी किए गए, और ये शीशे के सिक्के भी सातवाहनों ने जारी किए। पोटीन धातु तांबा, जिंक, सीसा और टिन का मिश्रण है, और शीशे के सिक्के की तौल 500 ग्रेन और पोटीन के सिक्के की तौल 50 से 150 ग्रेन तक की है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ललितादित्य ने शासन किया था कहाँ पर? तो ललितादित्य ने कश्मीर राज्य पर शासन किया था, और आप जान लीजिए 8वीं शताब्दी के शासक ललितादित्य ने कश्मीर राज्य पर शासन किया, और उसने कन्नौज के यशोवर्मन को हराया और दूसरी ओर काबुल तक विजय प्राप्त करके अपनी राजनीतिक स्थिति को मजबूत किया था। और ललितादित्य मुक्तापीड़ ने विदेशों से राजनीतिक संबंध स्थापित किया और चीन में अपना राजदूत भी भेजा था। अगला प्रश्न है दोस्तों, संस्कृत काव्य सेतुबंध ग्रंथ का लेखक कौन है? तो उत्तर है प्रवर सेन द्वितीय। दोस्तों ये संस्कृत काव्य सेतुबंध ग्रंथ का लेखक था। वाकाटक शासक प्रवर सेन द्वितीय की रुचि साहित्य में थी, और उसने सेतुबंध नामक ग्रंथ की रचना की थी। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में प्राचीनतम वृत्ताकार मंदिर कहाँ मिला है? तो ये जयपुर के वैरोट में मिला है दोस्तों, और जयपुर की स्थापना आमेर के महाराजा जय सिंह द्वितीय ने की थी, और ये नगर 3 ओर से अरावली पर्वतमाला से घिरा हुआ है। हर्मिका का संबंध किससे है? देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। हर्मिका का संबंध किससे है आपको बताना है। तो उत्तर है स्तूप से, और स्तूप में एक चबूतरे के ऊपर उल्टे कटोरे की आकृति का थूहा बना होता था, जिसे अंड कहते हैं। स्तूप की चोटी पे सिरे पे चिपटी होती थी, जिसके ऊपर धातु पात्र रखा जाता था, इसे हर्मिका कहते हैं। और हर्मिका का अर्थ होता है देवताओं का निवास स्थान। अगला प्रश्न है, योग सूत्र के रचयिता कौन है? तो योग सूत्र दोस्तों पतंजलि की रचना है, और आप जान लीजिए कि योग का शाब्दिक अर्थ है मिलन, यानी आत्मा और परमात्मा के साथ मिल जाना। योग दर्शन का प्रवर्तक महर्षि पतंजलि को माना जाता है, और इनका ग्रंथ योग सूत्र इस दर्शन का मूल ग्रंथ है। अगला प्रश्न है, प्राकृत प्रकाश का लेखक कौन है? तो वररुचि दोस्तों प्राकृत प्रकाश ग्रंथ के लेखक हैं, और वररुचि को याद रखिएगा कात्यायन के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पुस्तक द वंडर दैट वाज इंडिया के रचयिता कौन है? तो A.L. बासम। दोस्तों A.L. बासम की रचना है द वंडर दैट वाज इंडिया।
अगला प्रश्न है कुटिल लिपि को जाना जाता है तो सिद्ध मातृका लिपि के नाम से भी कुटिल लिपि को जाना जाता है। इसको न्यून कोणीय लिपि भी कहा जाता है और इसे गुप्त लिपि का परिवर्तित रूप माना जाता है, जिसका प्रचलन 6वीं शताब्दी से लेकर 9वीं शताब्दी तक रहा है। अगला प्रश्न है कौन सी महिला अलवार संत थी? तो याद रखिएगा अंडाल दोस्तों महिला अलवार संत थी और विष्णु या नारायण की उपासना करने वाले भक्त अलवार कहलाते थे। अलवारों की संख्या 12 है और इसमें अंडाल जो थी ये महिला अलवार संत थी। अलवार तमिल कवि और संत थे। अगला प्रश्न है जो व्यक्ति बुद्ध का स्वागत करेगा उस पर 500 का हापड़ का दंड लगाया जाएगा, ऐसी घोषणा किसने की थी? तो उत्तर है मल्लों ने। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप जान लीजिए कि मल्लों ने ये घोषणा की थी दोस्तों कि जो व्यक्ति बुद्ध का स्वागत करेगा उस पर 500 का हापड़ का दंड लगाया जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों देखिए कोक्कल द्वितीय का उत्तराधिकारी कौन था? तो गांगेय देव दोस्तों कोक्कल द्वितीय का उत्तराधिकारी था। दोस्तों कलचुरी चेद वंश के शासक कोक्कल द्वितीय का पुत्र और उत्तराधिकारी गांगेय देव था। उसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी और सोने के सिक्के चलाए थे। गांगेय देव चंदेल शासक विद्याधर की गुरु के समान पूजा करता था और इसके सिक्कों पर बैठी हुई लक्ष्मी की आकृति का अंकन है। अगला प्रश्न है तंसुलीय नहर बनाकर सिंचाई करने का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो ये हाथी गुम्फा अभिलेख में। और दोस्तों नव सहसांक चरित की रचना किसने की है? तो उत्तर है पद्मगुप्त ने। दोस्तों नव सहसांक चरित की रचना पद्मगुप्त ने की और पद्मगुप्त परमार वंशी शासक वाकपति मुंज और सिंधुराज के राजकवि थे। नव सहसांक की उपाधि सिंधुराज ने धारण की थी। अब आइए सही सुमेलन करना है। चरक जो हैं दोस्तों ये चिकित्सा क्षेत्र से संबंधित हैं। वाराह मिहिर खगोल विज्ञान और ज्योतिष से, भास्कराचार्य गणित से और विशाख दत्त कवि और नाटककार थे। अगला प्रश्न है समरादित्य कथा किसकी रचना है? तो उत्तर है हरिभद्र सूर्य की रचना है समरादित्य कथा। कथाकोश प्रकरण की रचना किसने की? तो जिनसेन सूर्य ने दोस्तों कथाकोश प्रकरण की रचना की है। अगला प्रश्न है कुषाण मौर्य शुंग और शक में से वह जिसने गुप्तों को पतलून पहनना सीखा? तो दोस्तों गुप्तों ने पतलून पहनना कुषाणों से सीखा। अगला प्रश्न है कपिशा सुर्ख कोतल चारसद्दा और शहबाज गढ़ी में से अग्नि मंदिर की प्राप्ति कहाँ से हुई है? तो उत्तर है दोस्तों अग्नि मंदिर की प्राप्ति सुर्ख कोतल से हुई है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि द्रोण पर्व, भीष्म पर्व, अनुशासन पर्व और शांति पर्व में से भगवत गीता जिस पर्व का अंश है? तो उत्तर है श्रीमद् भगवत गीता भीष्म पर्व का अंश है। अगला प्रश्न है दोस्तों शिव सूर्य भागवत तथा मैत्रेय में से वह जिसका संबंध शाक द्वीप यानी ईशान के साथ किया जाता है? तो उत्तर है सूर्य। दोस्तों सूर्य का संबंध जो है वो शाकद्वीप या ईशान के साथ किया जाता है। अगला प्रश्न है सांबपुर यात्रोत्सव मनाया जाता है किसके उपलक्ष्य में? तो याद रखिएगा सूर्य पूजा के उपलक्ष्य में दोस्तों सांबपुर यात्रोत्सव मनाया जाता है। अगला प्रश्न है आप देख लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको बताना है कि वह अरबी विद्वान जिसने भारतीय क्षत्रियों को सबूक, फूरिया और कतरिया नामक वर्गों में विभाजित किया है? तो ये है इब्न खुरदादब। दोस्तों इब्न खुरदादब एक ऐसा अरबी विद्वान है जिसने भारतीय क्षत्रों को सबूक, फूरिया और कतरिया नामक वर्गों में विभाजित किया है। दोस्तों गुप्तोत्तर युग की एक महत्वपूर्ण घटना राजपूतों का अभ्युदय है और राजपूत शब्द सबसे पहले कर्नल टाड ने अपनी पुस्तक एनल्स एंड हिस्ट्री ऑफ राजस्थान में किया है। और दोस्तों ह्वेनसांग और इब्न खुरदादब ने कृषि को शूद्रों का व्यवसाय बताया है।
अगला प्रश्न है, मैत्रक वंशी शासकों ने उदारतापूर्वक सहायता और संरक्षण प्रदान किया था किसको? तो वल्लभी के शिक्षा केंद्र को दोस्तों मैत्रक वंशी शासकों ने उदारतापूर्वक सहायता और संरक्षण दिया। और आप जान लीजिए कि वल्लभी विश्वविद्यालय गुजरात के सौराष्ट्र में स्थित है और ये अर्थशास्त्र, नीतिशास्त्र और चिकित्सा के लिए प्रसिद्ध था। 7वीं सदी के मध्य में चीनी यात्री ह्वेनसांग और आइचिन यहाँ आए थे। इसकी तुलना इन्होंने बिहार के प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय से की थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, अट्ट कथा नामक ग्रंथ संबंधित है किससे? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। और दोस्तों अट्ट कथा का संबंध बौद्ध धर्म से है और इसमें जान लीजिए पाली ग्रंथों पर लिखे गए ये भाष्य हैं। त्रिपिटक के प्रत्येक ग्रंथ पे ऐसी अट्ट कथा प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है, शिव, विष्णु, बुद्ध और गणेश में से गजहस्त्र मुद्रा किससे संबंधित है? तो उत्तर है शिव से। दोस्तों गजहस्त्र मुद्रा शिव से संबंधित है और बुद्ध से संबंधित मुद्राएं धर्मचक्र मुद्रा, अभय मुद्रा और भूमि स्पर्श मुद्रा हैं। भूमि स्पर्श मुद्रा का संबंध किससे है? तो गौतम बुद्ध से संबंधित है दोस्तों भूमि स्पर्श मुद्रा। अगला प्रश्न है, कवि चंडीदास द्वारा योगदान दिया गया है किस भाषा में? तो बंगाल भाषा की लोकप्रियता में दोस्तों कवि चंडीदास का योगदान है और कवि चंडीदास को बंगाली कविता का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, शुक्र नीतिसार किसकी रचना है? तो ये शुक्राचार्य की रचना है शुक्र नीतिसार। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो महाकवि कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। नाम लिंगानुशासन ग्रंथ के लेखक कौन हैं? तो याद रखिएगा नाम लिंगानुशासन नामक ग्रंथ अमर सिंह द्वारा लिखा गया है और ये संस्कृत व्याकरण पर लिखी पुस्तक अमरकोश का वास्तविक नाम है और ये गुप्तकालीन ग्रंथ है। समय मातृका किसकी रचना है? तो दोस्तों समय मातृका क्षेमेंद्र की रचना है। क्षेमेंद्र की अन्य रचनाओं में बृहत कथा मंजरी, कवि कंठाभरण, भारत मंजरी और कला विलास हैं। अगला प्रश्न है, बौधायन सूत्र के अनुसार राजा अपनी प्रजा की रक्षा के लिए उपज का कितना भाग लेता था? तो याद रखिएगा 6वां भाग। और मिताक्षरा के अनुसार पुत्र को पैतृक संपत्ति में अधिकार प्राप्त होता था कब? तो सही उत्तर है मिताक्षरा के अनुसार पुत्र को उसके जन्म लेते ही पैतृक संपत्ति में अधिकार प्राप्त होता था। और मिताक्षरा याज्ञवल्क्य स्मृति पर विज्ञानेश्वर की टीका है जिसकी रचना 11वीं शताब्दी में हुई थी और ये ग्रंथ जन्मना उत्तराधिकार के सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है दोस्तों, दाय भाग के लेखक कौन हैं? तो उत्तर है दाय भाग जीमूत वाहन की रचना है और जिसके मत का प्रचार बंगाल में है। दोस्तों जीमूत वाहन ने दाय भाग में लिखा है कि पिता की मृत्यु के बाद ही पुत्र को उसकी संपत्ति में अधिकार प्राप्त है। अगला प्रश्न देखते हैं, दाय भाग के अनुसार पुत्र को पिता की संपत्ति में हिस्सा प्राप्त होता है कब? तो ये पिता की मृत्यु के बाद। और देखिए विश्वरूप, अपरार्क, विज्ञानेश्वर और कुल्लूक भट्ट में से याज्ञवल्क्य स्मृति का टीकाकार कौन नहीं है? तो कुल्लूक भट्ट दोस्तों याज्ञवल्क्य स्मृति का टीकाकार नहीं है। कुल्लूक भट्ट किसके भाष्यकार या टीकाकार हैं? तो ये मनुस्मृति के टीकाकार हैं कुल्लूक भट्ट। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है, विधवा विवाह को कानूनी मान्यता किसने दी थी? तो नारद और पराशर स्मृतिकारों ने दोस्तों विधवा पुनर्विवाह को कानूनी मान्यता दी थी और बृहस्पति इसका समर्थन नहीं करते हैं। याज्ञवल्क्य स्मृति कन्या के उपनयन और वेदाध्ययन का निषेध करती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वेट्टि, शुल्क, सोंधर और विष्टि में से वह जो प्राचीन काल में बंधुआ श्रम को निर्दिष्ट करने वाले शब्द थे? तो वेट्टि और विष्टि ये प्राचीन काल में बंधुआ श्रम को निर्दिष्ट करते हैं। उरुश्रृंग क्या है? तो उरुश्रृंग दोस्तों लघु शिखर है। दोस्तों उरुश्रृंग लघु शिखर को कहा जाता है और खजुराहों के मंदिरों में शिखरों पर छोटे छोटे शिखर संलग्न हैं जिन्हें उरुश्रृंग कहा जाता है और ये लघु आकार के मंदिरों की अनुकृति हैं जिनसे मंदिरों की सुंदरता बढ़ जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, होयसलेश्वर और चेन्नाकेशव प्राचीन मंदिर बनाए गए थे
किसके संरक्षण में? तो उत्तर है दोस्तों होयसल शासक विष्णुवर्धन के संरक्षण में होयसलेश्वर और चेन्नाकेशव प्राचीन मंदिर बनाए गए थे। और होयसलेश्वर प्राचीन मंदिर सर्वाधिक प्राचीन है। ये 160 फुट लंबा और 122 फुट चौड़ा है। इसमें शिखर नहीं मिलता है। अगला प्रश्न है बसाढ़ की पहचान की जाती है किस रूप में? तो आप जान लीजिए प्राचीन वैशाली के रूप में बसाढ़ की पहचान की जाती है और वैशाली प्राचीन 16 महाजनपदों में से वज्र संघ का हिस्सा था। परमार्थ बौद्ध विद्वान थे किस काल के? तो उत्तर है गुप्त काल के प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान थे परमार्थ। और दोस्तों 549 ईस्वी में गुप्त सम्राट द्वारा भेजे गए भारतीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्य के रूप में परमार्थ चीन गए थे। ये उज्जैन के निवासी थे। उनकी मृत्यु चीन के कैंटन में हुई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों प्राग ज्योतिषपुर किस का प्राचीन नाम था? तो असम का प्राचीन नाम था प्राग ज्योतिषपुर। और आप जान लीजिए कि महाभारत काल में इस प्रदेश का उल्लेख प्राग ज्योतिष काल के नाम से किया गया है और पुराणों में इसका उल्लेख कामरूप के नाम से किया गया है। अगला प्रश्न है हिरण्यकर क्या था? तो उत्तर है हिरण्यकर कृषिकर था। पांड्य द्रविड़ शैली की मुख्य विशेषता क्या है? तो ये गोपुरम है। और दोस्तों द्रविड़ वास्तुकला जो है ये भारतीय उपमहाद्वीप के दक्षिणी भाग में विकसित हुई थी। गोपुरम क्या है? तो आप जान लीजिए दोस्तों कि द्रविड़ शैली के मंदिर जो हैं आयताकार और शिखर पिरामिड के आकार का होता है। गर्भगृह के चारों ओर वृत्ताकार छत से ढका हुआ बाड़ा होता था। इसको प्रदक्षिणा पथ कहा जाता था। बाद में इन मंदिरों के साथ अनेक स्तंभ युक्त मंडप, गलियारे और विशाल गोपुरम जोड़ दिए गए थे। और पांड्य द्रविड़ शैली की मुख्य विशेषता गोपुरम है। पल्लव द्रविड़ शैली की मुख्य विशेषता क्या है? तो उत्तर है पल्लव द्रविड़ शैली की मुख्य विशेषता मंडपम है। और चोल द्रविड़ शैली की मुख्य विशेषता विमान है। अगला प्रश्न है दोस्तों वाकपति राज, दुर्लभ राज, विग्रह राज और पृथ्वीराज में से अजमेर में सरस्वती मंदिर नामक शिक्षण संस्थान की स्थापना किसने की थी? तो उत्तर है दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप जान लीजिए कि सरस्वती मंदिर नामक शिक्षण संस्थान अजमेर में विग्रह राज के द्वारा स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं दोस्तों। बाघ गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो ये बाघनी नदी के तट पर स्थित हैं बाघ गुफाएं। अगला प्रश्न है बेडसा, भाजा, कारले और कोंडाने में से हीनयान कालक्रम का सबसे विस्तृत और विकसित चैत्यगृह कौन है? तो ये है कारले। कारले याद रखिएगा हीनयान कालक्रम का सबसे विकसित चैत्यगृह है। दोस्तों आप जान लीजिए कि यहाँ इस लेख में इसे जम्बूद्वीप का सर्वोत्तम चैत्यगृह कहा गया है। और इस लेख का निर्माण सातवाहन शासक पुलुवामी के काल में वैजंती के भूतपाल नामक श्रेष्ठ ने करवाया था। अगला प्रश्न है दोस्तों नागार्जुन कोंडा, अमरावती, गम्मीडी डुर्फ और फनगिरी में से दशरथ जातक का शिल्पांकन प्राप्त हुआ कहाँ से? तो नागार्जुन कोंडा स्तूप अवशेष से। कारले की गुफाएं कहाँ हैं? तो कारले गुफाएं और चैत्य महाराष्ट्र में हैं। चीनी लोग भारत को किस नाम से पुकारते थे? तो दोस्तों चीनी लोग जो हैं ये भारत को इन तू के नाम से पुकारते थे। और अगला प्रश्न है आप जान लीजिए कि चंदायन किसकी रचना है? तो चंदायन सूफी कवि मुल्ला दाऊद की रचना है। आप जान लीजिए चंदायन ये सूफी संत मुल्ला दाऊद की रचना है। मुल्ला दाऊद सूफी कवि थे और ये प्रेमाख्यानक परंपरा का दूसरा काव्य है। और आप जान लीजिए दोस्तों चंदायन की रचना 1379 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है जितनी जमीन में एक हाथी लेट सकता है उतनी जमीन 7 आदमियों का पेट भर सकती है। ये कथन किससे संबंधित है? तो ये कावेरी डेल्टा क्षेत्र से संबंधित है। क्योंकि प्राचीन काल में जो कावेरी डेल्टा था ये बहुत ही उपजाऊ भूमि होता था। और मध्यकाल में कावेरी डेल्टा विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत और उसके बाद हैदर अली और टीपू के अधिकार में आता था। अगला प्रश्न है दोस्तों पूर्व मध्यकाल में दंडपाशिक क्या होता था? तो ये एक पुलिस अधिकारी था।
इसके अलावा दोस्तों आप जान लीजिए कि लंबवत पुरातात्विक उत्खनन के द्वारा किसी संस्कृत के पदों का विशेष ज्ञान होता है तो संस्कृति के कालमापन का। पुरातात्विक सामग्री इतिहास की सर्वश्रेष्ठ कसौटी है, ये कथन किसका है? तो ये राहुल सांकृत्यायन का कथन है। काकना दबोट महाविहार कहाँ पर स्थित था, आपको बताना है। तो उत्तर है दोस्तों काकना दबोट महाविहार, ये सांची में स्थित था। अगला प्रश्न है बाघ गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो बाघ गुफाएं मध्य प्रदेश में स्थित हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कंबन की रामायण एक क्लासिकल साहित्य है, किस भाषा का? तो ये है तमिल भाषा का। दोस्तों कुलोत्तुंग तृतीय यानी चोल राजा कुलोत्तुंग तृतीय के शासनकाल में प्रसिद्ध कवि कंबन था जिसने तमिल रामायण की रचना की और ये तमिल साहित्य का महाकाव्य है। अगला प्रश्न है दोस्तों कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न कौन माने जाते हैं? तो 10वीं शताब्दी में पंप, पोन्न और रन्न, याद रखिएगा पंप, पोन्न और रन्न ये कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न माने जाते हैं। पंप ने आदि पुराण, पोन्न ने शांति पुराण और रन्न ने अजित पुराण लिखा था और ये सभी जैन तीर्थंकरों पर लिखे गए थे। अगला प्रश्न है दोस्तों तमिल साहित्य के त्रिरत्न के रूप में किसका स्मरण किया जाता है? तो कंबन, ओट्टकुट्टकन और पुगलेनीद को दोस्तों तमिल साहित्य के त्रिरत्न के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो शंकराचार्य का जन्म दोस्तों केरल में हुआ था। शंकराचार्य की माता का नाम क्या था? तो उनकी माता का नाम था आर्यम्बा। तिगवा का मंदिर प्रसिद्ध है किसके लिए, आप बताइए दोस्तों? तो तिगवा का प्रसिद्ध मंदिर जो है ये कंकाली देवी के नाम से प्रसिद्ध है। तिगवा का मंदिर का निर्माण 400 से 425 ईस्वी के बीच हुआ था और तिगवा मध्य प्रदेश के कटनी और जबलपुर के बीच बहोरी बंद से 4 किलोमीटर दूरी पर स्थित एक गांव है और यहाँ से विष्णु मंदिर भी यहाँ का प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है दोस्तों बाघ गुफाओं का पता किसने लगाया था? तो उत्तर है डेंजरफील्ड ने। दोस्तों डेंजरफील्ड ने बाघ गुफाओं की खोज की थी। अगला प्रश्न है बाघ की गुफाएं प्रतिनिधित्व करती हैं किसका? तो बाघ की गुफाएं गुप्त काल का प्रतिनिधित्व करती हैं। बाघ की गुफा संख्या 4 व 5 को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा रंग महल। दोस्तों बाघ गुफाओं में गुफा संख्या 4 और 5 को संयुक्त रूप से रंग महल कहा जाता है। अगला प्रश्न है अजंता की गुफाएं कहाँ हैं? तो ये महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में है। मिलिंद पन्हों का लेखक कौन था? तो बौद्ध भिक्षु नागसेन दोस्तों मिलिंद पन्हों का लेखक था। अगला प्रश्न है कि कामाख्या मंदिर कहाँ पर है? तो ये असम में है। प्रत्येक वर्ष अम्बुबाची मेला कहाँ लगता है? तो ये असम में लगता है दोस्तों प्रत्येक वर्ष अम्बुबाची मेला। दोस्तों कामाख्या मंदिर असम की राजधानी दिसपुर के पास गुवाहाटी में है और यह मंदिर शक्ति की देवी सती का मंदिर है और आप जान लीजिए कि प्रत्येक वर्ष अम्बुबाची मेला कामाख्या असम में लगता है। अगला प्रश्न है चारवाक, वासवराज, बिज्जल और चन्नवासन में से लोकायत दर्शन का प्रवर्तक कौन है? तो लोकायत दर्शन का प्रवर्तक चारवाक है और मानव जीवन का सबसे प्राचीन दर्शन कदाचित चारवाक दर्शन है जिसे लोकायत या लोकायतिक दर्शन कहते हैं। लोकायत का अर्थ है जो मत लोगों के बीच व्याप्त है, जो विचार जन सामान्य में प्रचलित है और लोकायत दर्शन के प्रवर्तक चारवाक ऋषि थे। अगला प्रश्न है दोस्तों न्याय दर्शन के प्रणेता कौन है? तो उत्तर है न्याय दर्शन के प्रणेता जो हैं गौतम हैं, जिनको अच्छपाद भी कहा जाता है और न्याय का शाब्दिक अर्थ तर्क या निर्णय होता है और ये दर्शन मुख्यतः बौद्धिक, विश्लेषणात्मक और तार्किक है। अगला प्रश्न है दोस्तों अंड, मेध, छत्र और अंतराल में से बौद्ध स्थापत्य कला का भाग क्या नहीं है? तो अंतराल जो है ये बौद्ध स्थापत्य कला का भाग नहीं है। अंतराल नागर शैली के मंदिरों की विशेषता है और खजुराहो के चंदेल कालीन मंदिरों में चबूतरे पर गर्भगृह, अंतराल, मंडप और अर्ध मंडप निर्मित किए गए हैं। अगला प्रश्न है अंतराल किसकी विशेषता है? तो ये नागर शैली के मंदिरों की विशेषता है। अगला प्रश्न एक ग्रंथ है बाल रामायण का लेखक कौन है? तो आप जान लीजिए राजशेखर।
दोस्तों बाल रामायण के लेखक राजशेखर थे। कलचुर चेद के शासक युवराज प्रथम के काल में राजशेखर कन्नौज छोड़कर त्रिपुरी आ गए और राजशेखर की अन्य रचनाओं में काव्य मीमांसा, विद्ध शाल भंजिका और दोस्तों आप जान लीजिए कि राजशेखर गुर्जर प्रतिहार शासक महेंद्र पाल प्रथम के राजगुरु और राजकवि थे और राजशेखर महिपाल प्रथम के काल तक राजकवि रहे थे। अगला प्रश्न है विंध्य शक्ति, हारितिपुत्र प्रवरसेन, सर्वसेन और रुद्रसेन वाकाटक नरेश में से महाराज की उपाधि किसने धारण की? तो हारितिपुत्र प्रवरसेन ने दोस्तों महाराज की उपाधि धारण की थी। और आप जान लीजिए प्रवरसेन प्रथम विंध्य शक्ति का पुत्र और उसका उत्तराधिकारी था। वाकाटक नरेश प्रवरसेन प्रथम ने 4 अश्वमेध यज्ञ किए थे। अगला प्रश्न है पाटलिपुत्र का औषधालय उस समय के विश्व के औषधालयों में सर्वश्रेष्ठ था। ये कथन किसका है? तो ये कथन फाहियान का है। अगला प्रश्न है दोस्तों अमरकंटक के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो कलचुरी वंश के शासकों द्वारा अमरकंटक के मंदिरों का निर्माण करवाया गया था और यहाँ के मंदिरों में पातालेश्वर और महेंद्रनाथ मंदिर प्रसिद्ध है और कलचुरी शासक शैव धर्म के मतानुयायी थे। अगला प्रश्न है दोस्तों सामंतवाद के अंतर्गत जागीर यानी फीफ और जागीरदारी यानी वासलेज में मूलभूत अंतर क्या था? तो अंतर ये था कि जागीर संपत्ति अवयव था जबकि जागीरदारी व्यक्तिगत अवयव। कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं। दोस्तों देखिए भेड़ा घाट की 64 योगिनी मंदिर कहाँ पर है? तो ये नर्मदा नदी के तट पर स्थित है और कलचुर शासकों ने माँ दुर्गा के जो है रूप में ये 64 योगिनी मंदिर स्थापित किया है। जबलपुर का 64 योगिनी मंदिर भेड़ा घाट और धुआंधार जलप्रपात के नज़दीक एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। नालंदा विश्वविद्यालय को जलाकर किसने नष्ट किया था? तो बख्तियार खिलजी ने। दोस्तों नालंदा अपने ढंग का अद्भुत और निराला विश्वविद्यालय था। हर्ष के बाद लगभग 12वीं शताब्दी तक इसकी ख्याति बनी रही। इसकी ख्याति से आकर्षित होकर जावा और सुमात्रा के शासक बालपुत्र देव ने नालंदा में एक मठ बनवाया और उसके निर्वाह के लिए अपने मित्र बंगाल के पाल नरेश देवपाल से 5 गांव दान में दिलवाए। 13वीं सदी में मुस्लिम आक्रांता बख्तियार खिलजी ने इस विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया और यहाँ के भिक्षुओं की हत्या कर दी गई। बहुमूल्य पुस्तकालय जला दिया गया था और इस प्रकार एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के शिक्षा केंद्र का दुखद अंत हो गया था। अगला प्रश्न है सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर निर्मित है? तो ये ईंटों द्वारा। कश्मीर के मार्तंड मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों कश्मीर के मार्तंड मंदिर का निर्माण ललितादित्य मुक्तापीठ ने करवाया था। याद रखिएगा कश्मीर का ये मार्तंड मंदिर का निर्माण ललितादित्य मुक्तापीठ ने करवाया था। अगला प्रश्न है ईशान वर्मन किससे संबंधित था? तो ये मौखरी राजवंश से संबंधित था। महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम मौखरी शासक कौन था? तो ये था ईशान वर्मन। और वारंगल के काकतीय वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा कौन था? तो आप जान लीजिए दोस्तों आप जान लीजिए कि वारंगल के काकतीय वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा गणपति था। अगला प्रश्न है प्राचीन तमिल लेखक नंद शासकों द्वारा संचित अपार धन संपदा का उल्लेख किसने किया है? तो मामूल नार ने। और खरोष्टी लिपि में उल्लिखित धम्मपद की पांडुलिपि कहाँ से प्राप्त हुई है? तो ये खोतान से प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न है दोस्तों कला के इतिहास के संदर्भ में पहले से बाद के कालानुक्रम में जो है उसमें आप देखिए इसमें भरहुत, जग्गेपेट, भूमरा और तंजावुर जो हैं ये कला के संदर्भ में जो है ये इन स्तूपों का सही क्रम है। अगला प्रश्न है पहले से बाद के कालानुक्रम में कौन से हैं? देखिए सुत्तनिपात, द पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन श्री, मणिमेखलय और सीयू की। अगला प्रश्न देखिए ग्रंथ और उनके विषय वस्तु का सुमेलन करना है आपको। आप देख सकते हैं दोस्तों भुवन कोश ये भूगोल से संबंधित है, बृहद जातक ज्योतिष से, 10 रूपक नाट्यकला से और मानसार का संबंध वास्तुकला से है। अगला प्रश्न है आरंभिक तमिल साहित्य साक्ष्य प्रस्तुत करता है किसकी? तो जाति प्रथा की अनुपस्थिति का। अगला प्रश्न है दोस्तों कथन और कारण से
कथन है कि नालंदा ताम्रपत्र से हमें पता चलता है कि पाल राजा देवपाल ने सुवर्णद्वीप और यौवभूमि के राजा द्वारा नालंदा में निर्मित बौद्ध विहारों के रखरखाव के लिए 5 गांवों का दान दिया था। कारण है कि ये शैलेंद्र राजाओं द्वारा अपने मातृभूमि के साथ लंबे समय तक संबंध रखने का एक अद्वितीय साक्ष्य है। तो दोस्तों ए और आर दोनों सही है और ए की सही व्याख्या आर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में इसके रचयिता रविकीर्त ने अपने आप को किसके समान वर्णन किया है? तो रविकीर्त ने दोस्तों अपने आप को महाकवि भारवि और कालिदास के समान वर्णन किया है। अगला प्रश्न है, राजशेखर के संबंध में सही कथन क्या है? तो ये प्रतिहार शासक महेंद्रपाल और महिपाल का दरबारी कवि था राजशेखर। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए सही सुमेलन करना है। नागर शैली, तो नागर शैली या नागर मंदिरों का आधार वर्गाकार होता है जिसकी प्रत्येक भुजा के मध्य में अनेक प्रक्षेप होते हैं जो उसे क्रास रूप प्रदान करते हैं। द्रविड़ शैली, इस शैली की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता इसके पिरामिडाकार शिखर हैं और वासर या वेसर शैली ये उत्तरी और दक्षिणी शैलियों का मिश्रण है। अगला प्रश्न है, कालीबंगा जहाँ प्राक हड़प्पा संस्कृति के अनेक स्थल पाए गए हैं, कहाँ पर है? तो आप जान लीजिए दोस्तों, कालीबंगा राजस्थान में स्थित था। अगला प्रश्न है, आर्यभट्टियम, सूर्य सिद्धांत, ब्रह्मस्फुट सिद्धांत और खड़ा खड़ाइका में से खगोल उपकरणों से सुव्यवस्थित विवरण वाली पहली उपलब्ध भारतीय रचना क्या है? तो ये था ब्रह्मस्फुट सिद्धांत। अगला प्रश्न है दोस्तों, यदि हम आहार में निकले लोहा की बात छोड़ दें तो भारत में प्रारंभिक लौह स्तर हेतु सभी कार्बन 14 तिथियां लगभग 1000 ईसा पूर्व अथवा इससे थोड़ा पहले की आती हैं। ये मत किसका है? तो ये प्रसिद्ध इतिहासकार इरफान हबीब का मत है। अगला प्रश्न है, मंडपिका, तेवराम, गढ़ और अग्रहार में से छोटे सावधिक बाजारों और बड़े व्यापारिक केंद्रों के बीच के स्थानीय विनिमय केंद्र को इंगित करता है क्या? तो मंडपिका। दोस्तों मंडपिका जो है छोटे सावधिक बाजारों और बड़े व्यापारिक केंद्रों के बीच स्थानीय विनिमय केंद्र को इंगित करता है। अगला प्रश्न, पुस्तकें और उनका क्रम सुमेलन करना है। काव्यादर्श दोस्तों दंडी या दंडिन कवि की रचना है। अष्टाध्यायी पाणिनि है इसके लेखक। महाभाष्य पतंजलि की रचना है और तंत्रलोक अभिनव गुप्त द्वारा लिखित है। अगला प्रश्न सही सुमेलित करना है, राज्य और भौगोलिक सीमा। तो अवंती जो था ये मध्य भारत का मालवा क्षेत्र से संबंधित था। गांधार आधुनिक पेशावर और रावलपिंडी जिले और कश्मीर घाटी। चेदी राज्य मध्य भारत में बुंदेलखंड का पूर्वी भाग था और वज्र संघ ये नेपाल की पहाड़ियों तक गंगा का उत्तरी भाग था। अगला प्रश्न है दोस्तों, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी में उल्लिखित दक्षिणापथ के अंतर्देशीय बाजारों के प्रतिनिधि कौन हैं? तो ये थे प्रतिष्ठान एवं तगर। अगला प्रश्न है, वह रचना जिसमें प्राचीन भारतीय न्यायालय की एक झांकी मिलती है। तो ये मृच्छकटिकम। दोस्तों शूद्रक द्वारा रचित मृच्छकटिकम में प्राचीन भारतीय न्यायालय की झांकी मिलती है। अगला प्रश्न शासक और उपाधियों से संबंधित है। बुद्धगुप्त ने परम देवता की उपाधि धारण की थी। कुमारगुप्त ने परम भागवत की। प्रवरसेन द्वितीय ने परम माहेश्वर की और हर्ष ने शिलादित्य की उपाधि धारण की थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए उत्तर भारत के उड़ीसा का ब्रह्मेश्वर मंदिर, वाराणसी का कर्दमेश्वर मंदिर, खजुराहो का पार्श्वनाथ मंदिर और ग्वालियर का तेली मंदिर में द्रविड़ शैली का शिखर कौन सा है? तो ये है ग्वालियर का तेली मंदिर, इसका शिखर द्रविड़ शैली का है। अभिनव गुप्त जिस संप्रदाय के प्रसिद्ध आचार्य थे? तो दोस्तों अभिनव गुप्त प्रत्यभिज्ञा संप्रदाय के आचार्य थे। अगला प्रश्न है, दिगंबर और श्वेतांबर संप्रदायों के मध्य मुख्य विवाद का कारण क्या था? तो उत्तर है अनुशासन और कठोर जीवन। ये दिगंबर और श्वेतांबर संप्रदायों के मध्य विवाद का मुख्य कारण था। अगला प्रश्न है, वह धर्मसूत्र जिसमें समुद्र संयान को पत्नीय कर्म कहा गया है? तो बौधायन में। अगला प्रश्न है, शुंग कला में बुद्ध को चित्रांकित किया जाता था, किस रूप में? तो छत्र, चरण चिन्ह, धर्मचक्र और बोधि वृक्ष इत्यादि से बुद्ध को चिन्हित किया जाता था शुंग कला में।
अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसने पहली बार व्याख्या की कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय और सूर्यास्त होता है, तो ये आर्यभट्ट द्वारा व्याख्या की गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, जैन ग्रंथ और उनके लेखक। कुवलय माला के लेखक उद्योतन सूर थे। दोस्तों, समरा इच्छकहा हरिभद्र सूर्य की रचना है, तिलक मंजरी धनपाल की और यश तिलक चंपू सोमदेव की रचना है। अगला प्रश्न है कि महाभारत के फारसी अनुवाद के लिए मुल्ला अहमद को अधिकृत किया वो कश्मीरी शासक कौन था? तो ये था सुल्तान जैनुल आबदीन। इसको कश्मीर का अकबर भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, दर्शक जो पुराणों की वंशावली के अनुसार अजातशत्रु के बाद मगध के सिंहासन पर बैठा था, उसकी ऐतिहासिकता प्रमाणित होती है किसके द्वारा? तो स्वप्नवास वदत्ता के द्वारा। दोस्तों, अजातशत्रु के बाद मगध के सिंहासन पर बैठने वाले शासक दर्शक की ऐतिहासिकता प्रमाणित होती है। अगला प्रश्न है, देखिए, नरेश और उनके उपाधियों से संबंधित है। गोंडोफेरस, इसने देवव्रत की उपाधि धारण की। कनिष्क ने देवपुत्र की। प्रवरसेन प्रथम ने धर्म महाराज की और समुद्रगुप्त ने धर्म प्राचीर बंध की उपाधि धारण की थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, कार्ले शैलोत्खात गुहा खोदी गई थी कब? तो प्रथम शताब्दी ईस्वी में कार्ले शैलोत्खात गुहा खोदी गई थी। अगला प्रश्न प्रशासक और उनके विभाग से संबंधित है। भंडागाराधिकृत राजस्व विभाग से संबंधित था। दशापराधिक कोष विभाग से, महाछप्पटलिक अभिलेखागार से और शौल्किक ये न्याय विभाग से संबंधित प्रशासक होता था। अगला प्रश्न भी सुमेलन है, करवाचक शब्द और उनका अभिप्राय। तो दोस्तों, विष्ट जो है बेगार, भाग भूमिकर, कर जो है महसूल और प्रणय जो है ये आपातकार से संबंधित था। अगला प्रश्न और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, उपनिषद कालीन राजा और उनके क्षेत्रों का सुमेलन करना है। अजातशत्रु दोस्तों काशी में शासक था। अश्वपति केकय क्षेत्र के, केकय प्रदेश के। जनक विदेह के और प्रवाहण जाबाल ये पांचाल के राजा थे और इसका जो उल्लेख है वो उपनिषदों से प्राप्त होता है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो भारतीय इतिहास के वन लाइनर रिमाइंडर श्रृंखला में। इसमें हमने प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत विविध प्रश्नों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया है, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। इसमें हम कुल 3 भागों में विविध प्रश्नों को समाहित कर रहे हैं। आज का ये वीडियो पहला भाग था, इसका दूसरा भाग अगले वीडियो में। तब तक हमारे चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज से जुड़े रहें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।